सो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, राइट ना? ओके, सो थोड़ा आपको, अगर जैसे कि हमने कभी कॉलेज के टाइम पे सी पर कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी ना, तो समझो कि उसी उसी टाइप का ही जावास्क्रिप्ट होता है। वैसे उसके उसके अंदर इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, इसलिए मैंने बोला थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगा हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट। ओके, थोड़ा लॉजिक्स उसके अंदर रहेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे। ओके, कंसेप्ट को समझ के जाएंगे। ओके, सबसे पहले व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट? सो जावास्क्रिप्ट एक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जैसे HTML देखा, CSS देखा, उसके जैसे ही जावास्क्रिप्ट होती है जो अपने ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। हमारा ब्राउजर पे कौन एग्जीक्यूट होता है? हमारे ब्राउजर पे HTML एग्जीक्यूट होता है, CSS एग्जीक्यूट होता है। इसी उसी तरह जावास्क्रिप्ट भी हमारे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है, जिनको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, राइट? तो जावास्क्रिप्ट हमारे क्या है? एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। देन तो उनका एग्जीक्यूशन ब्राउजर पे रहेगा, तो हम ब्राउजर पे उसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। उनको हम क्या करेंगे? ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इंटरप्रिटेड का मतलब होता है कि जिस प्रोग्रामिंग का लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, उनको बोला जाता है इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट? ओके, जावास्क्रिप्ट यानी कि JS, जावास्क्रिप्ट इज एन सपोर्टिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स, और वी कैन से OOPS कांसेप्ट्स. So JavaScript having capabilities of supporting the OOPS concepts. तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के concepts होते हैं, ये हमारा JavaScript सपोर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड concepts भी हमारा JavaScript क्या करता है? सपोर्ट करता है। Then JavaScript फंक्शनल ओरिएंटेड, मतलब फंक्शन ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। क्या है समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल ओरिएंटेड क्या होते हैं ना? एक मेथोडोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टर्मिनोलॉजी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल ओरिएंटेड। सो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। समझ लो कि आपको ने एक अपना घर बना रहे हो, आपको एक घर बनाना है। सो घर बनाने के लिए आपने क्या किया? डायरेक्टली आपने काम स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे फाउंडेशन बना दिया, क्या जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप उसको घर को बना रहे हो। सो मुझे नहीं लगता कि इतना परफेक्टली घर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम हमारे रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ती है वैसे उसको बना रहे, बाद में लग रहा है ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको तोड़ दिया। समझ में? कोई प्री प्लान नहीं है। तो हमारा प्रोजेक्ट भी है ना, यही घर मैं ऐसे बना रहा हूँ कि मेरे पास ना, हमने एक आर्किटेक्चर को बुलाया, उस आर्किटेक्चर की मदद से एक प्लान निकाला। ओके, कैसे घर होगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज होगी, उसकी विड्थ, हाइट, कौन सा कलर देंगे, क्या क्या करेंगे, एवरीथिंग पहले से उसकी एक ब्लूप्रिंट हमने बना दी। क्या बना दी? उसकी ब्लूप्रिंट। एंड देन अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट हम अब अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने ब्लूप्रिंट में बनाया उसी तरह हम इसको डिजाइन करेंगे ना और बनाएंगे। तो ये जो ब्लूप्रिंट होती है ना, समझ ले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट, आपके आपके आपका जो प्रॉब्लम होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, उस प्रोजेक्ट को बनाते समय हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से उसको बनाएंगे, ताकि ताकि आपका प्रोजेक्ट ऐसे परफेक्ट बने, सिक्योर बने, कोड कम लिखे और आउटपुट ज्यादा रहे, है ना? इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। तो ये कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोड लिखा जाता है। आप इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में पूछते हैं, तो वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट? केस सेंसिटिव। सो व्हाट इज द केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल सी एंड कैपिटल सी, राइट ना? तो दोनों सी है बट दोनों भी डिफरेंट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब स्मॉल सी एंड कैपिटल सी, यानी कि स्मॉल कैरेक्टर एंड जो कैपिटल होते हैं उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते। इनको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव, है ना? हम बोलेंगे सर ये भी सी है, ये भी सी है, तो इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग होता है, बिकॉज दोनों भी केस सेंसिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, सो जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है ना, वो हम देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए दो तरीके हैं।
दो टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में कोड को लिखने के, दो टाइप्स है। सबसे पहले है ना इंटरनल जावास्क्रिप्ट और दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है? देखिए मेरे पास एक HTML का कोड है, HTML बॉडी दोस्तों बॉडी, ठीक है। चलो पहले इसको हम सेव करके रखते हैं। न्यू फोल्डर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट नाम से। फोल्डर के अंदर प्रोग्राम को हम HTML से सेव करने वाले, प्रोग्राम हमारा HTML में ही है। देखो .html, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, तो ये एज इट इज हमारा ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट ना। अरे परफेक्टली, मतलब यहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं वो हम हमारे यहाँ पे जाकर रन कर सकते हैं, जो भी लिख रहे हैं वो यहाँ पे आउटपुट में शो। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखना है? ये तो हमारे HTML का प्रोग्राम बन गया। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है और वो भी इंटरनल जावास्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है कि हम जावास्क्रिप्ट को हेड के अंदर लिख सकते हैं या फिर बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, दोनों जगह पे लिख सकते हैं। उसको बोला जाता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। जैसे कि हम CSS लिखना है तो स्टाइल टैग में लिखते थे ना, उसी तरह अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट नामक टैग को यूज किया जाता है। CSS लिखना था तो स्टाइल, और जावास्क्रिप्ट लिखना है तो स्क्रिप्ट। ओपन किया, क्लोज कर दिया, और उसी के अंदर हम लिखेंगे हमारे कोड, यानी कि हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड। इसी के अंदर हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, दूसरा कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? दिस इज द केस सेंसिटिव। यहाँ पे हम कुछ गलत लिखेंगे, ये आपको एरर देगा, तो जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में? ओके ठीक है, देखते हैं। सो अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट ओपन किया, स्क्रिप्ट क्लोज के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट मुझे कुछ डिस्प्ले करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ डिस्प्ले करना है ऑन द ब्राउजर यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। ये देखो, ये H1 टैग लिखने से तो डायरेक्टली ये ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है, पर जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ भी मुझे डिस्प्ले करना है ब्राउजर पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डोम बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है। डॉट राइट उसकी एक मेथड होती है, और क्या से फंक्शन, ये इनबिल्ट होता है, सब सारा ब्राउजर के अंदर आपको मिल जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कुछ भी लिखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो जो भी आपको यहाँ पे शो करवाना है वो चीज। ओके, और लाइन खत्म, सेमीकोलन। अगर सेमीकोलन नहीं देते हो तो भी चलेगा, अगर दोगे तो भी चलेगा, बट देना है तो प्रॉपर जगह पे। सेमीकोलन कब हम देते हैं? जब हमें एंड ऑफ द लाइन करना होता है, एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, सो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखोगे तो एक प्रॉपर जगह पे देना। चल इसी को हम फिर से रिफ्रेश करते हैं कोड को, जब आउटपुट मिल रहा है, बस यहाँ पे हमें आउटपुट भी रिसीव होना है। सो यूजिंग जावास्क्रिप्ट अगर आप कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हो एज इट इज ब्राउजर पे आके डिस्प्ले होता है। समझ में? हम जो भी डॉक्यूमेंट राइट के अंदर जो भी लिखते हैं, डबल इंटर के अंदर जो भी लिखते हैं, ये यहाँ पे आके डिस्प्ले होता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये H1 हेडिंग में आ रहा है ना, उसी तरह ए भी हेडिंग में आना चाहिए, मतलब H1 टैग। हम बोलेंगे स्क्रिप्ट के अंदर तो ऐसे हम H1 टैग तो नहीं लिख सकते, अगर ऐसे हम कुछ लिखेंगे, H1 टैग ओपन करेंगे, H1 टैग क्लोज करेंगे, इट विल फेच द एरर। देखो एरर कुछ भी, ये सिर्फ H1 वाला कोड मिल रहा है, ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, राइट ना, तो यहाँ पे एरर आएगा। सो यहाँ पे ऐसे हम नहीं लिख सकते। सो कैसे लिखना है फिर? अगर मुझे आउटपुट तो ऐसे ही चाहिए ना, तो देखो राइट मेथड में जो भी हम लिखते हैं वो ब्राउजर पे आके डिस्प्ले होता है। सो मुझे
HTML में चाहिए ना, ये तो ब्राउजर पे आ रहा है ना, तो मैं ये यहाँ पे क्या करूंगा, राइट मेथड के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे H1 टैग लिखूंगा और क्लोज यहाँ पे कर दूंगा। इससे क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज आपका कहाँ पे जाता है, ब्राउजर पे जाता है, बराबर, ब्राउजर पे जाएगा। तो एज इट इज अगर ये डेटा ब्राउजर के मेमोरी में जाके लोड होगा तो ब्राउजर को ये समझ में आएगा, अरे ये तो H1 टैग है, मतलब हेडिंग टैग है, तो उसकी फंक्शनलिटी देन वो अप्लाई करेगा, देन आपको ये H1 टैग मिल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के यूजिंग जावास्क्रिप्ट कुछ भी HTML में लिखना है तो राइट मेथड के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपको टैग लिखना है, इनको बोलते हैं स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी HTML का टैग दोगे तो भी अप्लाई करेगा, देखो ब्रेक दिया, राइट। अगर आप चाहते हो कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट कुछ भी डिस्प्ले करना है ब्राउजर पे तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट के अंदर हम कोड लिखेंगे, राइट, स्क्रिप्ट के अंदर हम कोड लिखेंगे। सो ये तो हमें पता चला कि कुछ भी डिस्प्ले करना है तो इस तरीके से डिस्प्ले करना है। एंड ये जो स्क्रिप्ट होता है हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट इसे ओपन किया क्लोज करते हैं। बॉडी के अंदर भी यहाँ पे भी कुछ डिस्प्ले करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं H3 टैग में लिख रहा हूँ, H3 लाइन कर दूं तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप कितने भी स्क्रिप्ट लिखो पर प्रॉपरली, बॉडी हेड में लिख सकते हो, बॉडी में भी लिख सकते हो, कुछ इशू नहीं, ओके, जितने चाहे उतने आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ध्यान से सुनना, अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो कुछ फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए। कौन से फंडामेंटल्स, कौन से फंडामेंटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। सेकंड, हमें ये पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होता है। थर्ड, हमें ये पता होना चाहिए उसका डेटा टाइप्स क्या होता है। एंड फोर्थ, हमें ये पता होना चाहिए कीवर्ड्स कौन से। इन चार चीजों को पढ़ के हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कमेंट्स लिखना है, कमेंट्स मतलब मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना है बट एग्जीक्यूट नहीं करना है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कुछ कमेंट लिखना है तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश इनके बीच में हम लिख सकते हैं कमेंट्स। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिफायर्स। सेकंड चीज हमें पता होनी चाहिए वेरिएबल। थर्ड चीज हमें पता होनी चाहिए डेटा टाइप्स। फोर्थ चीज हमें पता होनी चाहिए कीवर्ड्स। क्या क्या ये मैंने जस्ट कमेंट्स में डाला, राइट ना, ओके। सबसे पहले आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है, देखिए इन्वायरमेंट में हर एक चीज को आइडेंटिफाई किया, दिस इज लैपटॉप, दिस इज मोबाइल, राइट, ओके, दिस इज और समथिंग, दिस इज बुक, नोटबुक, हर एक को नाम दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें किसी को भी अगर कुछ भी नाम देना है तो हम आइडेंटिफायर्स की या आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। कौन से आइडेंटिफायर्स होते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे स्मॉल ए टू स्मॉल सेट, कैपिटल ए टू कैपिटल सेट एंड 0 to 9, ये होते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। जैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं, देन वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स बनाने के बाद कि हम उसको सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह कुछ भी किसी को भी नाम देना है प्रोग्रामिंग में, जैसे वेरिएबल का नाम देना है मुझे, राइट ना, है ना, आगे जाके हम देखेंगे फंक्शन का नाम देना है, जैसे कि अब मुझे वेरिएबल का नाम देना है तो हम इस आइडेंटिफायर्स की मदद से नाम देंगे। जैसे कि पहले वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 10 है, सो 10 वैल्यू असाइन टू द x। तो x जो होता है ना, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है टू होल्ड द सम वैल्यू, किसी वैल्यू को होल्ड करके रखना, इसको बोलते हैं वेरिएबल। अभी x क्या वेरिएबल जो जिसने 10 वैल्यू को स्टोर करके रखा,
सो वेरिएबल का मतलब होता है वैरी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 10 ही नहीं, कुछ भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, राइट ना, कुछ भी हो सकती है, राइट। ओके, सो ये x वेरिएबल आया कहां से, ये देखो ना, यहां से आया, आइडेंटिफायर से, है ना। तो हम इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया स्मॉल c कैपिटल A 1 वैल्यू इज इक्वल टू 10, दिस इज आल्सो वेरिएबल, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो, जैसे कि मैंने बताया C 1 2 3, दिस इज आल्सो वेरिएबल, कैपिटल D देन T, ओके, इज इक्वल टू, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन दे दो, कुछ भी वैल्यू, दिस आर द वेरिएबल, दिस आर द वेरिएबल, दिस आर द वेरिएबल, दिस आर द वेरिएबल, बट 3 रूल को फॉलो करना है। ये फंडामेंटल्स है, मैं प्रोग्रामेटिक नीचे दिखा दूंगा, मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हो यहां से, बट 3 रूल को छोड़ के। सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, दिस इज इनवैलिड। आप इनका कॉम्बिनेशन दे दो बट नंबर से स्टार्ट नहीं करना है किसी भी वेरिएबल का नेम, फर्स्ट रूल। कैरेक्टर के बाद कुछ भी नंबर दे दो चल जाएगा, बट फॉलोड बाय द कैरेक्टर नंबर यूज कर सकते हो, बट नंबर यूज करने के बाद कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, दिस इज इनवैलिड, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, ए सिंगल अपोस्ट्रोफी या फिर सिंगल कोट्स b is equals to 90, this is the invalid. नो एनी पंक्चुएशन कैरेक्टर, पंक्चुएशन कैरेक्टर को हम यूज नहीं कर सकते, पंक्चुएशन मतलब कोलन, स्पेस, राइट ना, सिंगल इंटेड, डबल इंटेड, डॉलर, एट द रेट, लाइक दैट, इनको हम एज ए वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते, सेकंड रूल। एंड थर्ड रूल, मैंने if नाम का एक वेरिएबल बनाया, आप बोलोगे नंबर से स्टार्ट नहीं है, कैरेक्टर स्टार्ट है, वैलिड है, पंक्चुएशन कैरेक्टर भी नहीं है, वैलिड है, राइट ना, दोनों चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही है, फिर भी ए इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर कुछ ऑलरेडी प्रिजर्व कीवर्ड्स, मतलब जब हम उसको रन करेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइन है, उनका मीनिंग फिक्स है, उनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, उनको हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं, जैसे इफ है, एल्स है, ब्रेक है, कंटिन्यूअस, स्विच है, वो हम आगे आगे देखेंगे, आ जाएंगे। तो इफ ये क्या होता है, वेरिएबल एक कीवर्ड्स होता है, तो एक प्रिजर्व कीवर्ड्स है, उन्हीं को आप यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, इंटरप्रेटर की किसको एग्जीक्यूट करना है, इसलिए ये इनवैलिड है। इन तीनों को छोड़ के इनके कॉम्बिनेशन से कुछ भी वेरिएबल बना, है ना, अंडरस्कोर चल जाता है, ये एक चीज है जो आपको एज अ वेरिएबल में आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर, ओके। देन बाकी इन तीन रूल छोड़ के किसी भी टाइप का वेरिएबल बना दो, ओके, वो होता है वेरिएबल, ओके। चलो, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप्स, जैसे मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा, तो इंटरनली प्रोसेस क्या होती है, इंटरनल प्रोसेस ऐसी होती है कि एक के लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर होती है, और इसको रेफर करता है हमारा ए वेरिएबल, मतलब ए वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू है, ओके। तो ये जो ए वेरिएबल है जो होल्ड कर रहा है, जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, वो जो वैल्यू होल्ड कर रहा है उस डेटा का टाइप क्या है, वो कौन से टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, इंटीजर है यानी कि नंबर है, या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब डबल इंटेड में स्ट्रिंग है, या कोई अलग टाइप की वैल्यू है, वो होता है उसका डेटा टाइप। जैसे ये नंबर, तो कुछ डेटा टाइप्स आते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर, सॉरी अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि एक आता है नंबर, नंबर एक डेटा टाइप्स होता है ना, नंबर में सब सारे आ जाते हैं, स्ट्रिंग आता है, फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट और वी कैन से क्लास, एक होता है डेटा टाइप, बुलियन होता है, बुल या बुलियन हम बोलते हैं, उसके बाद यस, तो ये कुछ हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के डेटा, मैं शो कर दूंगा आपको सब साइड से, ठीक है, बस याद रख लो कि हाँ ऐसे कुछ टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ज्यादा डेटा टाइप्स।
देन आते हैं कीवर्ड्स, मतलब हम जो वैल्यू दे रहे हैं ना उसका कौन से टाइप की वैल्यू है, ये होता है डेटा। पर हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, इंटरनली ये जो जावास्क्रिप्ट जो होता है इंटरनली ये सब सही से करता है। ओके, आई विल शो। सर कॅरेक्टर्स असतात ना, कैरेक्टर, ये आपका जो कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है। हाँ ठीक है, जो कैरेक्टर होता है ना यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आपको आ जाता है। यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर सेपरेट डेटा टाइप्स नहीं है, यहाँ पे जो भी है आपका किसके अंदर आ जाता है, आपका स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है। क्लियर? ठीक, जैसे C++ लैंग्वेज में कैरेक्टर होता है, कैर होता है, राइट ना, बट यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे सब चीजें स्ट्रिंग के अंदर, जैसे वहां पे इंट होता है, फ्लोट होता है, यहाँ पे इंट फ्लोट नहीं होता है, इंट फ्लोट दोनों के लिए नंबर यूज किया जाता है। क्लियर? ओके, दोनों के लिए नंबर होता है। ठीक है, आई विल शो। देन लास्ट में था कीवर्ड्स। तो जो प्रिजर्व कीवर्ड्स है, जैसे इंट, जैसे ब्रेक है, कंटिन्यू है, स्विच है, इफ है, एल्स है, राइट ना। ओके, सो बहुत सारे से प्रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो हम देखेंगे, जिनका मीनिंग फिक्स होता है। सो ये मेन ये 4 कांसेप्ट अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब सारी चीजें मैंने कमेंट्स में डाली है। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो मेरा एग्जीक्यूशन सब यही कर रहा है। अब मैं सबसे पहले दिखाऊंगा वेरिएबल कैसे बनाते हैं। मैंने ए नाम का वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू 10 दे, रख दी, सेमीकोलन दे सकते हो एंड होने के बाद, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा वेरिएबल है, बट यहाँ पे हमें ऐसे कोई इंट नंबर कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। ये डायनामिकली टाइप होता है। अगर मुझे एक की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, एक की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आके ए को डिस्प्ले करेंगे, डबल इंटर में लिखेंगे तो ये एज इट इज डिस्प्ले होगा। मुझे ए वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो हम डायरेक्टली ए को ऐसे लिखेंगे विदाउट कोट्स, 10 मिल गया। ओके, कुछ भी वैल्यू है ना, एक ही वैल्यू, जैसे 10 है, 80 है, कुछ भी लिख दो, 80.6 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके पहले, तो हम कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि var। var का मतलब होता है, ये कीवर्ड होता है जो ग्लोबल होता है, मतलब इस var को अगर हम एक बार बनाते तो पूरे प्रोग्राम में किधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, किधर भी लिख सकते, तो हम किसी भी वेरिएबल के पहले var कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ए का टाइप्स कौन सा है, कौन से टाइप का है। तो यहाँ पे ना एक टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर आता है, टाइप ऑफ, और यहाँ पे लिख देंगे ए को, कह देंगे ए को। अब ये बता देगा ये कौन से टाइप का है। देखो नंबर मिला, मतलब आप डेसिमल मैंने फ्लोट वैल्यू ले लो या फिर इंटीजर ले लो, ये नंबर ही देगा। तो हमारे पास सिर्फ नंबर होता है। टाइप ऑफ, ये क्या देता है हमें, टाइप। ये जो ए वेरिएबल है उसके अंदर कौन से टाइप की वैल्यू है। मैंने फिर से वेरिएबल ए बना के उसके अंदर सीएनसी वैल्यू रख दिया। अब मैं यहाँ पे ए को देख रहा हूँ कि टाइप ऑफ द ये, अभी देखो स्ट्रिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग बोल रहा है। क्लियर? ओके, देन अब ये क्या बोल रहा है हमें, स्ट्रिंग। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो कि var कीवर्ड हम लिखा, ये वेरिएबल मैंने एक बार बनाया, मैं फिर से ए वेरिएबल को बना सकता हूँ, फिर से हम ए वेरिएबल को बना सकते हैं। एक बार हमने ए वेरिएबल बना दिया, var से मैं फिर से बना सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ओवरराइड करता है। बट समटाइम्स हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं, ऑलरेडी मैंने ए वेरिएबल बनाया, मैं फिर से ए वेरिएबल को यूज करूंगा तो पहले वाले के ऊपर दूसरी वैल्यू ओवरराइड होती है। मतलब देखो कि पहले आपके ए में 80 था, ए में, बाद में मैंने सीएनसी लिखा तो 80 जाएगा, अब सीएनसी आएगा ना, तो 80 वैल्यू तो चली गई मेरी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम var की जगह पे let कीवर्ड को यूज करते हैं। कौन सा, let। अब देखो मैंने let ये बना दिया, var की जगह ये बना दिया। अब एक बार हमने let कीवर्ड से किसी वेरिएबल को हम बनाते हैं तो हम ए वेरिएबल को फिर से डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि मैंने यहाँ पे फिर से डिफाइन किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, समझ में, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं है, मतलब ये इसने आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये एरर देगा। एरर भी देखना है ना आपको, तो आप ना यहाँ पे इस स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, लास्ट का ऑप्शन इंस्पेक्ट। ये राइट साइड में देखो एलिमेंट है और यहाँ पे कंसोल है, कंसोल दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो। ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, ये होता है जावास्क्रिप्ट का कंसोल। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर्स ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर।
ये बोल रहा है कि ये जो आइडेंटिफायर्स है ना, ये ऑलरेडी डिक्लेयर है, क्योंकि हमने लेट से बनाया ना, तो एक बार बनाते हैं तो फिर से उसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। एक बार आपको अलग सा वेरिएबल लिखना पड़ेगा, समझ में आया? तब ये काम करेगा। अब देखो नंबर बोल रहा है, ये कौन सा टाइप का है? नंबर टाइप का है। बी का टाइप अगर मैं बोलूंगा बी का टाइप, तो ये स्ट्रिंग बोलेगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, ये स्ट्रिंग ही रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं आता है, जैसे कि बाकी लैंग्वेज में सिंगल कोट्स में कैरेक्टर होता है, बट यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, चाहे सिंगल कोट लिखो या डबल, सेम। तो टाइप ऑफ की मदद से हम उसका टाइप निकालते हैं। ये हुआ समझ में? लेट है वैर। सो वैर लिखते हैं तो क्या होता है कि हम डुप्लीकेट यूज कर सकते हैं, बट लेट लिखने से एक बार वेरिएबल बनाते हैं तो दूसरी बार उसको बना नहीं सकते, सेम नाम का हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? वेरिएबल। सबसे पहले यहाँ आता है वेरिएबल। अगर मैंने यहाँ पे 1a लिखा, ये एरर देगा। यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं, मतलब इसके आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसका एरर देखना है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में जाके देखना है, रेड कलर दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब हमारा स्ट्रिंग आ रहा है। सो ये होता है वेरिएबल, पहले वेरिएबल। उसके बाद आता है डेटा टाइप्स। तो अलग अलग डेटा टाइप्स, जैसे टाइप ऑफ से आपको पता चलेगा इसका टाइप कौन सा है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप नहीं लिखते कि ये नंबर है, स्ट्रिंग है, बट टाइप ऑफ की मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। जैसे मैंने फिर से, तो रिकमेंड आपको होता है कि वैर यूज करो या लेट यूज करो, दोनों भी चल जाएंगे, बट रिकमेंडेड है लेट से प्रैक्टिस करो, क्योंकि लेट क्या होता है कि एक बार हम बनाते हैं तो उसको हम फिर से उस सेम नाम की वेरिएबल को क्रिएट नहीं करते, क्लियर ना? इसलिए वो बनाते हैं, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, ट्रू का मतलब होता है बुलियन। अगर मैं टाइप ऑफ यहाँ पे सी लिखूंगा तो टी सी का टाइप आपको बुलियन वैल्यू मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे बुलियन, इसका डेटा टाइप का है बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स, उसके अंदर एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, दो ही वैल्यू होते हैं। तो ये बुलियन टाइप का डेटा टाइप्स आता है। ठीक है, वो भी हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है चलेगा, उसको और भी हम यूज करेंगे। तो जस्ट समझ में आए कि ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। फंक्शन भी, और जब आगे आएंगे तो फंक्शन आ जाएगा। कीवर्ड्स, तो जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है ना, जो उनका मीनिंग होता है, जैसे कि देखो ये लेट है, ये भी कीवर्ड है, वैर कीवर्ड है, टाइप ऑफ कीवर्ड है। सो बहुत सारे वैर वगैरह या इफ एल्स आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सो उनको हम एज ए वेरिएबल नहीं बना सकते। जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग फिक्स होता है। ओके, जो हम आगे आगे जाएंगे वैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक, सो दिस इज अवर द सम बेसिक concepts regarding our the variable identifiers and data types and keywords। ठीक है, नेक्स्ट, तो समझ में आया कैसे प्रिंट करना है, किसी का टाइप लेना है तो कैसे टाइप लेना है। अगर वैल्यू चाहिए तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, मैंने एक को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, एक की वैल्यू मुझे 10 मिल जाएगी, बट एक की वैल्यू 80, जो एक की वैल्यू 80 मिल रही है बट उसके साइड में मिल रही है, जबकि मुझे न्यू लाइन पे चाहिए। या फिर चलो मुझे ऐसे आउटपुट चाहिए कि मुझे ऐसे लिखना है कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब ये मैसेज एज इट इज मुझे देना है, ये मैसेज एज इट इज देना है, तो मैसेज एज इट इज आ जाएगा। ये देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, उसके आगे ए की वैल्यू आनी चाहिए। अब उसके आगे ए की वैल्यू आनी चाहिए तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा तो ये एरर दे देगा। सर वैल्यू ऑफ जो स्पेस नहीं आ रहा उसमें, किसका? नहीं, यहाँ पे दिया ही नहीं ना, ये तो पहले टाइप्स दे रहे हैं, सी का स्ट्रिंग मिल रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा। इसको मैं इसको कमेंट डाल देता हूँ, आपको पता चलेगा, बट ये एरर दे रहा है। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ ए दे रहा हूँ ना। हाँ तो वैल्यू सर स्पेस नहीं आ रहा है, ऊपर स्पेस नहीं आ रहा है। नहीं, इसको तो मैं निकाल दिया ना। अच्छा, मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब देखो कि मेरे पास क्या है कि मुझे वैल्यू ऑफ ए और उसके आगे मुझे ए चाहिए, वैल्यू ऑफ ए उसके आगे मुझे आउटपुट चाहिए एक का 10, जो भी है 80 है। बट मैं यहाँ पे डबल नोटेड के अंदर क्या होता है, जो हमें डिस्प्ले करवाना है वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा ए आ जाए, ए वेरिएबल। ये तो जो भी लिखोगे एज इट इज आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू 80 भी डिस्प्ले हो ना, बट मैंने ए लिखा तो एरर दे रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि समथिंग मिसिंग। तो देखो अगर हमें ऐसे स्ट्रिंग भी लिखना है, उसके साथ वेरिएबल को भी लिखना है, इनके बीच में ना प्लस ऑपरेटर लिखना है। क्या लिखना है? प्लस, उसको बोलते हैं कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल, सो वैल्यू ऑफ ए एज इट इज डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद मुझे ए वेरिएबल लिखना था, कुछ भी वेरिएबल लिखना है, ए भी कुछ भी जो हमने ऊपर बनाए,
किसी को भी लिखना है तो उसको प्लस करके लिखना है। अब देखो हमारा आउटपुट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 80, मतलब हमारा ये जो स्ट्रिंग लिखी है वो भी आ रही है, उसके साथ हमारा वेरिएबल भी आ रहा है, दोनों हमारे यहाँ पे। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मुझे लिखना है कि वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू प्रिंट करना है, मैं कॉन्कैटिनेशन करके बी वेरिएबल को लिख दूंगा। समझ, सेम सेम जो यहाँ पे जो डिस्प्ले करना है कर लो, बट वेरिएबल लिखना है तो प्लस बी दे दो, मतलब प्लस करके वेरिएबल का नाम दे दो। तो ये एक ही लाइन में आ रहा है, ये देखो एक ही लाइन में आ रहा है, वैल्यू ऑफ द ए एंड वैल्यू ऑफ द बी। मैं चाहता हूँ कि ये न्यू लाइन पे आए, तो ब्राउजर में अगर न्यू लाइन पे चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, ब्रेक, बीआर टैग देना पड़ेगा ना। अब बीआर टैग देना है तो एंकर टैग ये वेरिएबल के बाद देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्लस करके स्ट्रिंग लिखेंगे ब्रेक की, क्योंकि बीआर तो हमें, मैंने क्या बोला, एचटीएमएल का टैग कुछ भी लिखना है एचटीएमएल का तो डबल कोट्स के अंदर लिखना है, डबल कोट्स के अंदर मतलब स्ट्रिंग होता है। अब मैंने ए को लिखा, वैल्यू ऑफ ए एज इट डिस्प्ले होगा, ए की वैल्यू 80 प्रिंट हुई, उसके बाद मुझे फिर से स्ट्रिंग लिखना था तो मैंने फिर से प्लस करके डबल कोट्स लिख दिया, इसने ब्रेक कर दिया और नीचे आके बाकी कोड लिख दिया। उसके आगे भी अगर आप चाहते हो मुझे सी की भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं प्लस करके कॉन्कैटिनेशन करके मैं फिर से लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ सी, जो भी लिखना है, और फिर से कॉन्कैटिनेशन करके सी को प्रिंट कर सकता हूँ। देखो जब भी आपको स्ट्रिंग मिले और वेरिएबल को लिखना है प्लस, वेरिएबल प्लस स्ट्रिंग तो प्लस, स्ट्रिंग है वेरिएबल लिखना है तो प्लस, जब भी आपको स्ट्रिंग और वेरिएबल के एक साथ लिखना है तो देखो आपको क्या यूज करना है, प्लस। अब मुझे न्यू लाइन चाहिए तो इसके पहले मैं ब्रेक भी डाल देता हूँ ना, ये तो स्ट्रिंग है एज इट इज डिस्प्ले होगा, तो ब्रेक आएगा उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से जाना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ ए बी जो भी लिखना है उसके साथ स्ट्रिंग एंड वेरिएबल। ठीक है, मैं और एक बताता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। एक ही रे किसी का भी वैल्यू लिखना है, मतलब पहले मुझे मैसेज देना है, वैल्यू ऑफ जो भी लिखना है, वैल्यू इज कुछ भी लिखना है, ठीक है, किसकी भी, ठीक है, जो भी लिखना है लिख दिया। अब मुझे ए को लिखना है तो स्ट्रिंग के बाहर लिखना है ना, स्ट्रिंग के अंदर लिखो तो ये तो एज इट डिस्प्ले करेगा ना, वैल्यू इज ए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पे प्लस करना होता है, स्ट्रिंग लिखा प्लस, उसके बाद ए वेरिएबल लिख दो, उसके बाद ये वेरिएबल लिख दो, आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। इसके आगे आपको फिर से स्ट्रिंग लिखना है तो फिर से प्लस करके आपको जो लिखना है लिख दो, उसके आगे आ जाएगा, समझ में। उसके बाद आपको फिर से किसी को वेरिएबल को लिखना है तो फिर से प्लस करके वेरिएबल लिख दो, उसके आ जाएगा, राइट। दिस इज अवर द स्ट्रिंग एंड वेरिएबल को एक साथ कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो और उससे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे होते हैं बेसिक चीजें, ओके। आफ्टर दैट ओके, या इसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसे स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट के बाहर नहीं जा रहा हूँ, ओके। चलो मैं इसको फिर से कमेंट्स में डाल देता हूँ, ओके। न्यू यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम में यहाँ पे लिखता हूँ। सर डबल स्टार भी कभी कभी डालते हैं ना सर, न्यू लाइन ऐसा ये कमेंट्स के लिए, ब्रेक कमेंट्स के लिए तो आप कभी भी डाल सकते हो, डबल ये स्टार भी कमेंट्स कभी डाल, डबल स्टार नहीं होता है ना, यहाँ पे तो कुछ भी लिखो अच्छा ना, स्टार लिखो ना कुछ भी लिख दो, ये तो मतलब कमेंट से हो जाती है ना, यहाँ पे तो कुछ भी लिख दो, तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ये एक बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर कमेंट्स है, एक स्टैंडर्ड कमेंट्स है, ओके। चलो अब इसको मैं निकाल देता हूँ, ये तो मैंने न्यू प्रोग्राम बना दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया, ओके। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, नॉर्मल ये प्रोग्राम है मेरा, नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक, कुछ नहीं। सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा, लेट a इज इक्वल टू 10, ओके, और लेट b इज इक्वल टू 20, तो मैं चाहता हूँ कि उनका मुझे एडिशन करना है, तो एडिशन करना है तो हमें ऑपरेटर की जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी, ऑपरेटर की जरूरत होगी, ऑपरेटर। तो यहाँ पे कौन से ऑपरेटर आते हैं, तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सेकंड आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड आता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फोर्थ आता है हमारा
कंपैरिजन ऑपरेटर, और फिफ्थ आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये 5 ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं? एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है एंड मॉडुलस। ये हमारे 5 ऑपरेटर होते हैं। मॉड, सो अगर मुझे 2 नंबर के एडिशन करनी है तो एक तीसरा वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर इन दोनों की एडिशन स्टोर कर दूंगा। a प्लस बी की एडिशन c के अंदर स्टोर कर दूं। और मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मुझे क्या डिस्प्ले करना है कि एडिशन ओके एंड प्लस सी, कॉन्कैटिनेशन किया, समझ गया, एंड सी को डिस्प्ले करवा दिया। ये देखो एडिशन 30 मिल रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, स्ट्रिंग लिख सकते हैं। वैसे तो अभी सी को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 30 आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन लिखूंगा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सब्सट्रैक्शन लिखा। ओके, सब्सट्रैक्शन लिखा तो सब्सट्रैक्शन हमारा देखो 10 माइनस 20 है ना, जो भी है माइनस 10 आ जाएगा, जो भी आपका आउटपुट है। ये देखो माइनस 10 सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन, ये इनटू बी, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। a डिवाइड बाय b, मतलब 10 डिवाइड बाय 4 2.5, समझ में? ये तो हमारा है डिवाइडेशन का, तो डिवाइड हुआ। एंड ये आता है मॉडुलस। किसी को पता है मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? आउटपुट क्या देगा मॉडुलस ऑपरेटर? क्या लगता है आपको, क्या देगा आउटपुट? बता सकते हो, नहीं तो मुझे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो वहां पे। क्या लगता है आपको कि ये मॉडुलस ऑपरेटर हमें आउटपुट क्या देगा? एनीवन? यस, वरुण, मनोज, माधुरी? परसेंटेज या फिर बाय ऐसा कुछ है मॉडुलर। ओके ओके, और किसी को कुछ कहना है? यस माधुरी, नो आइडिया? अगर चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो अगर कोई रहेगा तो, ठीक है। ओके, मैं बताता हूँ। सो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? तो मॉडुलस ऑपरेटर, अगर मैं डिवाइड करता हूँ a डिवाइड बाय b, इसका मतलब क्या होता है पता है? a डिवाइड b का मतलब कि हम b, a को b से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा 10 है और ये हमारा 4 है, तो 4 2 सा 8, 10 माइनस 8 2, और देन पॉइंट देते हैं और यहाँ पे 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 4 5 सा 20 एंड देन 0 करते हैं। तो हमें ये आउटपुट मिलता है जब हम डिवाइड करते हैं। ये डिवाइडेड बाय b में ये वाला आउटपुट हमें मिल जाता है, जो कि हमें 2.5 मिला था। नाउ ये मॉड b का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 10 को हम फिर से b से डिवाइड करेंगे, जो कि b की वैल्यू 4 है। ओके, 4 2 सा 8 माइनस क्या 2, राइट ना? ओके, और ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ना, ये वैल्यू रिटर्न करता है, जिसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है ना, वो हमें मिलता है, जिसको हम बाकी बोलते हैं, जो डिवाइड होने के बाद, और वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं जाती है। क्योंकि देखो 4 2 सा 8 एंड 4 3 सा 12 ना, तो 10 से आगे जा रहे हैं ना, तो आगे नहीं जाना है। तो 4 2 सा 8, 10 माइनस 8 तो 2 मिलेगा, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। नेक्स्ट, सपोज यहाँ पे मेरे वैल्यू 3 है, राइट? ओके, सो क्या मिलेगा आउटपुट यहाँ पे? जैसे 10 है, 3 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12, तो 3 3 सा 9, 10 माइनस 9 1, दिस इज अवर द रिमाइंडर। सो ये आउटपुट देगा आपका मॉडुलस, अब 1 देगा। ये देखो क्लियर? अब तो ये होता है हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? हमेशा ये देखो ना, असाइनमेंट है इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हमेशा राइट की वैल्यू लेफ्ट को देना। c इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पहले a के अंदर 10 था, b के अंदर 3 था, और हमने बोला कि a की वैल्यू c को दे दो, तो राइट की वैल्यू लेफ्ट को जाती है। तो a की वैल्यू c में तो कुछ नहीं था, तो c, ये a की वैल्यू c को जाएगी। अब c में क्या बनेगा? 10। मैं c को प्रिंट करूंगा तो c में कितना है? अब 10 है, तो 10 मिल जाएगा मुझे।
तो असाइन किया ना हमने, राइट की वैल्यू को लेफ्ट को असाइन किया, राइट की वैल्यू को हमने लेफ्ट को असाइन किया, तो जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी वैल्यू पहले से भी रहेगी उसको ओवरराइट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा होगा, मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, सो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे पास देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है, और हमने ए की वैल्यू बी को दे दी, तो ए की वैल्यू बी को दे दी, ए की 10 वैल्यू बी को दे दी, तो बी में जो 3 था वो ओवरराइट होकर 10 बनेगा, उसमें जो भी वैल्यू थी प्रीवियस वैल्यू जाएगी, न्यू वैल्यू आएगी। अब हम बी को एक्सेस करें तो बी की वैल्यू 3 नहीं मिलेगी, ए की वैल्यू जो बी में गई है ना वो मिलेगी, जो कि 10 है, जो कि 10 है, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ओके, सो लेट हम फिर से नहीं लिख सकते ना, सिर्फ बी इज इक्वल टू ये लिखेंगे, देखो 10, राइट, यस, ठीक। सो हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, एक बार बी लिखा तो फिर से नहीं लिख सकते ना, तो ए की वैल्यू हमने बी को दे दी, तो असाइनमेंट, राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन करना मतलब असाइनमेंट, तो ए की जो 10 वैल्यू है मैंने बी को दे दी, 10 हमारा ए की जो 10 थी बी को जाएगी, बी में पहले से 3 था वो निकल जाएगा, 3 10 आ जाएगा, और हम प्रिंट करेंगे बी को, तो बी के अंदर हमें जो 10 है वो आपको मिल जाएगा, राइट ना, जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एक एक से इंक्रीमेंट करना। देखो अब मेरे पास ना a प्लस प्लस, मैंने लिखा a प्लस प्लस, ये क्या करता है, एक से इंक्रीमेंट करता है, कितने से बढ़ाता है, एक से। अगर मैं यहाँ पे a को डिस्प्ले करूंगा ना तो वो बोलेगा a प्लस प्लस का मतलब 10 था, 10 को एक से इंक्रीमेंट करेगा जो कि होगा 11, क्या होगा 11, जो कि क्या होगा हमारा 11 होगा, राइट। ओके, जो कि हमारा 11 होगा, ये देखो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। मतलब ये प्लस 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 का मतलब होता है एक से इंक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो यो बोलेगा एक से डिक्रीमेंट करो, तो 10 की वैल्यू एक से माइनस हो जाएगी, यानी कि 9, राइट। ओके, बट उसमें भी एक होता है, हम यहाँ पे भी प्लस प्लस लिख सकते हैं, ये भी इंक्रीमेंट करता है, यहाँ पे माइनस करता है, ये भी डिक्रीमेंट करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये प्लस प्लस का किसी भी वेरिएबल के बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड जब पहले भी इंक्रीमेंट करते हैं इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट में क्या होता है पता है, पोस्ट में पहले जो भी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू असाइन होती है, बाद में इंक्रीमेंट होता है, और प्री में क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट होता है बाद में असाइन होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे b को डिस्प्ले करता हूँ, एंड अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिलेगी, ये देखो ये प्लस, पहले राइट की वैल्यू लेफ्ट को जाएगी, ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस का मतलब है ये a है 10, और उसको हमने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट किया। पोस्ट है मतलब बाद में, पहले a की 10 वैल्यू जाएगी b को, यानी कि a की जो 10 वैल्यू है पहले b को जाएगी, क्यों, क्योंकि पोस्ट है ना, ये बाद में होगा इंक्रीमेंट, पहले a की 10 वैल्यू b को जाएगी, b में जाएगा 10 और वही आगे 10 प्रिंट होगा, इसके बाद a इंक्रीमेंट होगा। देखो ये तो इंक्रीमेंट होगा पोस्ट में, बट लास्ट में पहले असाइन करेगा, a की वैल्यू 10 है, b को जाएगी, b में जाएगा 10, बाद में a इंक्रीमेंट होगा जो 11 होगा, बट b में स्टोर क्या होगा, 10 ही होगा। a को अगर हम डिस्प्ले कर देते, a के अंदर 11 मिल जाएगा न्यू लाइन पे, बट b के अंदर क्या होगा 10, व्हाई सर, बिकॉज यहाँ पे पोस्ट है, पहले असाइन कर लो बाद में इंक्रीमेंट। अगर इसकी जगह पे मैं ऐसा लिखा होता ना तो ये प्री इंक्रीमेंट है, ये बोलेगा पहले a को इंक्रीमेंट कर लो, प्री 10 को 11 करेगा, बाद में b को देगा, तो b की वैल्यू डायरेक्ट 11 मिलेगी, इसको बोलते हैं हम प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम फॉर द डिक्रीमेंट, पहले से 1 से माइनस करेगा, मतलब 10 का डायरेक्टली 9 होके b में जाएगा, तो डायरेक्टली b को प्रिंट करेगा तो 9 आएगा, और हम बाद में डिक्रीमेंट करेंगे तो a की जो 10 वैल्यू पहले b को जाएगी, b 10 बनेगा, उसके बाद a डिक्रीमेंट होगा, जो कि हमारे इसके b के अंदर 10 ही हमारा मिल जाएगा, राइट। ओके, सो दिस इज अवर द पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। ओके, सो यहाँ तक है ना, बेसिक है ना, बेसिक बेसिक चीजें, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल कैसे, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, प्रिंट करना तो प्रिंट कैसे करना होता है, कॉन्कैटिनेशन कैसे करना होता है, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कैसे यूज करना है, वैसे वैसी चीजें, और इसको हम आगे आगे जाएंगे तो यूज करेंगे। तो आपको यहाँ तक का पार्ट एक बार देखना है,
है ना, ज्यादा मैं बाउंस नहीं करूंगा आपको। सो बस इतना ही पार्ट आप आज देख लो, है ना, इम्प्लीमेंट कर लो, यूज कर लो। कुछ एरर्स आता है तो उसका पिक निकाल के मुझे सेंड कर दो, सर ये एरर आता है, कुछ प्रॉब्लम्स, तो आई विल डू द सॉल्यूशन। ओके, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, अब कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, और हम कल उसको मैं सॉल्व करके हम आगे जाएंगे, उसको सॉल्व करके आगे जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक इंट्रोडक्शन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी आगे आगे जाएंगे, इफ एल्स यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे, ठीक है ना, ये सारे कंसेप्ट्स हम इसी के अंदर यूज करने वाले हैं। अगर जावास्क्रिप्ट अच्छे से हो जाता है तो जेक्यूरी में टेंशन नहीं, राइट ना, इसलिए थोड़ा सा अभी से उसको थोड़ा सा अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है, चलेगा। सो हम कल कंटिन्यू करते हैं। कुछ कोई भी किसी को डाउट्स रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है।